अगर मैं शादी करूंगा तो केवल स्वाति से ही करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। फिर चाहे आपकी ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल ही क्यों ना जाए, और अगर आपने मुझसे जोर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं भी देखती हूँ कि तेरी शादी उस लड़की से कैसे होती है। मेरे जीते जी तो मैं तेरी शादी उस लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। आखिर हमारे घर की भी कुछ मान मर्यादा परंपरा है। हमारे इस 200 कमरे वाले आलीशान घर में एक गरीब पियोन की लड़की शादी करके नहीं आ सकती। ठीक है, आप भी अपनी जिद पर अड़ी रहो, अपनी इज्जत देखती रहो, लेकिन मेरा भी फैसला सुन लो। मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और अगर अब इस बारे में मुझसे दोबारा बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आज शहर के सबसे अमीर घराने मल्होत्रा हाउस में बहुत ज्यादा गर्म माहौल बना हुआ था। मल्होत्रा हाउस 200 कमरे वाला एक आलीशान घर था, लेकिन आज इस 200 कमरे वाले आलीशान घर में इस लड़ाई की वजह क्या थी, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा। मैं कुछ नहीं जानता रामलाल जी, आपको आज तो ऑफिस आना ही पड़ेगा। 2 दिन से आप छुट्टी पर है। आपको पता है ऑफिस में साफ सफाई तक नहीं हुई है, कोई चाय पानी देने वाला नहीं है। लेकिन मालिक, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अगर आज नहीं आओगे तो एक काम करना, हमेशा घर पर बैठना, दोबारा कभी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मेरे पास और कोई भी काम धंधा नहीं है। इस उम्र में मुझे कोई काम कैसे देगा? मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे ऑफिस में काम चाहिए। ठीक है मालिक, ऐसा करता हूँ, आज मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए भेज देता हूँ। वो साफ सफाई का काम और चाय कॉफी का काम तो कर ही लेगी। ठीक है, टाइम से भेज देना। मैनेजर फोन काट देता है और रामू काका, जो कि मल्होत्रा ग्रुप इंडस्ट्रीज के 40 साल पुराने पियोन थे, वो अपनी बेटी स्वाति को अपनी जगह काम करने के लिए भेज देते हैं। स्वाति सिंपल सा सूट पहनकर उस दिन ऑफिस में कदम रखती है और आ गई तुम रामू काका की बेटी हो ना? जाओ जाके जल्दी कॉफी बना लो और रोहन साहब को देकर आओ। अगर उन्हें कॉफी नहीं मिली तो उनका दिमाग गर्म हो जाएगा। जी मैं अभी करती हूँ। स्वाति जल्दी जल्दी हाथ चलाकर ऑफिस की कैंटीन में जाती है, जहाँ मशीन से कॉफी बनाती है और कॉफी को एक बड़े से मग में लेकर तेज कदमों से रोहन के केबिन के बाहर खड़ी हो जाती है और केबिन खटखटाती है। साहब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। आज भी रामू काका नहीं आए क्या? नहीं साहब, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। रोहन अपनी नजरें फाइल पर गड़ाए हुए ही स्वाति से बात कर रहा होता है। तभी स्वाति कॉफी का मग उसके टेबल पर रख देती है और अचानक से रोहन अपनी नजरें ऊपर उठाता है और स्वाति को देखता है और देखता ही रह जाता है। सिंपल से सूट में ऊंचे कद की स्वाति चेहरे पर शांत भाव लिए हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो? मैं यहाँ के पियोन रामलाल जी की बेटी हूँ। दरअसल पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैनेजर ने कहा था कि अगर पिताजी नौकरी करने आज नहीं आए तो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। अच्छा, ठीक है, अब तुम जाओ। रोहन स्वाति को अपने केबिन से जाने के लिए कह देता है, लेकिन पहली ही नजर में रोहन का दिल स्वाति पर अटक जाता है। अगले 2 दिनों तक स्वाति रोहन के ऑफिस में रामू काका की जगह काम करती है। 2 दिन बाद रामू काका की तबीयत ठीक हो जाती है और रामू काका ऑफिस आकर कॉफी लेकर रोहन के केबिन में जाते हैं। उन्हें देखकर, अरे रामू काका, आप, वो आपकी बेटी स्वाति नहीं आई? नहीं साहब, मेरी तबीयत में आज सुधार था, इसलिए मैंने स्वाति से कहा कि मैं ही चला जाता हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है रामू काका, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। जी मालिक। रामू काका रोहन से ऐसा कहकर केबिन से बाहर चले जाते हैं, लेकिन रोहन का दिल तो स्वाति का इंतजार कर रहा था। पूरे दिन रोहन का ऑफिस में काम में मन नहीं लगता और शाम के समय जब पूरा स्टाफ अपने घर जा रहा होता है तो रोहन रामू काका को रोक लेता है। काका, आप बीमार है ना, और आप पैदल ऑफिस से घर जाएंगे? चलिए, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं मालिक, हम छोटे लोग हैं, अगर मालकिन को पता चल गया तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। अरे चिंता मत करो काका, कुछ भी नहीं होगा, मम्मी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप बस गाड़ी में बैठो। रोहन रामू काका का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठा लेता है और रामू काका उसे रास्ता बताते हुए चलते हैं। और रामू काका के बताए हुए रास्ते पर चलकर रोहन एक छोटी सी बस्ती में एक बहुत ही छोटे से पुराने घर से बाहर पहुंचता है, जहां स्वाति बाहर चूल्हे पर खाना बना रही होती है। स्वाति को देखकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन रोहन बिना कुछ कहे रामू काका को उनके घर पर छोड़कर वापस लौट आता है, उसी रात अपने कमरे में। मैं रामू काका की बेटी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? कहीं मुझे स्वाति से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रोहन अपने मन में स्वाति के बारे में सोचता हुआ सो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीतने लगते हैं।
रोहन अब हर रोज रामू काका को उनके घर छोड़ने जाता है और इसी बहाने स्वाति को एक नजर देख लेता है। और एक दिन सुबह सुबह रामू काका रोहन के केबिन में आते हैं। साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गांव जाना है। आप अपनी बेटी के लिए, यानी कि आप स्वाति के लिए लड़का देखने जा रहे हैं? हाँ साहब, मेरी बेटी अब 20 बरस की हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। पुराने गांव से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस वही पक्का करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं रामू काका, आप कल तो बिल्कुल नहीं जा सकते। कल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं, ऑफिस में आपकी जरूरत है। एक काम करना, आप किसी और दिन चले जाना। रोहन बहाना बनाकर रामू काका को उस दिन जाने से रोक लेता है और उसी रात अपने घर में स्वाति से शादी की बात करता है, जिससे उसकी माँ रोहिणी जी नाराज हो जाती हैं। अगर मैं शादी करूंगा तो केवल स्वाति से ही करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। फिर चाहे आपकी ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल ही क्यों न जाए, और अगर आपने मुझसे जोर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं भी देखती हूँ कि तेरी शादी उस लड़की से कैसे होती है। मेरे जीते जी तो मैं तेरी शादी उस लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। आखिर हमारे घर की भी कुछ मान मर्यादा परंपरा है। हमारे इस 200 कमरे वाले आलीशान घर में एक गरीब पियोन की लड़की शादी करके नहीं आ सकती। ठीक है, आप भी अपनी जिद पर अड़ी रहो, अपनी इज्जत देखती रहो, लेकिन मेरा भी फैसला सुन लो। मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और अगर अब इस बारे में मुझे दोबारा बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। एक तरफ रोहन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी जी के कमरे में। रोहिणी मेरी बात सुनो, अगले महीने हमारा रोहन 25 बरस का हो जाएगा, और तुम्हें याद है ना अम्मा जी ने वसीयत में क्या लिखा था? हाँ, यही कि रोहन की अगर 25वें बरस में शादी नहीं हुई तो ये सारी जायदाद वो आपके बड़े भाई विनोद भैया को दे देंगी। जायदाद की वजह से ही तो उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी 20-20 साल की उम्र में करा दी, लेकिन हमारा रोहन तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अब वो शादी करना चाहता है तो क्या हुआ? अगर वो एक प्यून की लड़की से शादी करना चाहता है, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैंने 2 कमरे से ये 200 कमरे का जो आलीशान महल बनाया है वो हमारे हाथों से जरूर चला जाएगा। रोहिणी बात को समझो और शादी के लिए हाँ कह दो। प्रमोद जी की बात सुनकर रोहिणी जी को 200 कमरे के आलीशान महल का लालच आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती हैं। और प्रमोद जी रामलाल जी से स्वाति की शादी की बात करते हैं। रामलाल सुनो, मेरा बेटा रोहन तुम्हारी बेटी स्वाति से प्यार करता है और मैं चाहता हूँ कि हम उन दोनों की शादी करा दें। तुम भी अपनी बेटी से पूछ लो। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ गरीब पियोन की बेटी आपके घर की बहू बनेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? रामलाल जी, बच्चों की जिद के आगे हमें झुकना पड़ता है। प्रमोद जी की बात सुनकर रामलाल जी भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में स्वाति की शादी रोहन के साथ हो जाती है। दोनों के फेरे हो रहे होते हैं। उसके बाद पंडित जी कन्यादान कराते हैं। तभी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। ये मंडप, ये रिश्तेदार, गहने, तोहफे सब आलीशान है और सुना है मेरा ससुराल भी 200 कमरों वाला है। स्वाति अपने मन में इतने सारे अरमान लेकर विदा होती है और दुल्हन बनकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी 200 कमरों के आलीशान महल में आती है। और गृह प्रवेश के समय, ये इतना बड़ा महल है, इस घर में कितने सारे फ्लोर्स हैं और ये दरवाजा तो देखो, ऐसा लग रहा है किसी महल का दरवाजा है। इतने सारे नौकर चाकर, ये घर तो मेरे पूरे गांव से भी बड़ा है। क्या सच में मैं इस घर की बहू बन गई हूँ? स्वाति दरवाजे पर खड़ी होकर अपने 200 कमरे वाले आलीशान ससुराल को देख रही होती है कि तभी अब अपनी किस्मत पर खुश होती ही रहोगी या फिर घर में गृह प्रवेश भी करोगी। आज तुम्हारा गृह प्रवेश है और अपनी चालाकी से तुम इस घर की बहू तो बन गई हो, लेकिन देखती हूँ कि 200 कमरे वाले इस आलीशान ससुराल में तुम कब तक निभा पाओगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रोहिणी? बहू का गृह प्रवेश करवाओ। प्रमोद जी की बात सुनकर रोहिणी जी स्वाति का गृह प्रवेश कराती हैं। गृह प्रवेश करके स्वाति घर के अंदर आती है और अपने 200 कमरों के आलीशान ससुराल को देखती है। घर में पूरे 50 फ्लोर होते हैं और पूरा घर लाइटों से सजा होता है। बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं। घर में महंगी महंगी तस्वीर और शोपीस रखे होते हैं। इसी के साथ हर फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर लगा होता है और घर में हर तरफ नौकर चाकर ही घूम रहे होते हैं। स्वाति नजर घुमाकर अपने 200 कमरे वाले इतने बड़े ससुराल को देखती है और उसका सर घूमने लगता है। तभी चलो स्वाति, अपने कमरे में चलते हैं, शादी की भागदौड़ में तुम थक गई होगी। रोहन लिफ्ट से स्वाति को उसके 5th फ्लोर पर कमरे में लेकर जाता है। रोहन का कमरा उदयपुर के महल के थीम पर डिजाइन किया गया था। उसके कमरों में चारों तरफ बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर ग्लास फिनिशिंग वाली पेंटिंग्स, फर्श पर इटालियन मार्बल का फर्श,
चेंजिंग रूम, आलीशान 7 लेयर वाला डबल बेड, एक बहुत बड़ा सोफा और एक बहुत बड़ा बाथरूम था। बाथरूम के अंदर जकूजी से लेकर हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज थी। स्वाति जैसे ही अपने कमरे में अंदर आती है, ये मेरा कमरा है, मैं तो अपनी मायके में केवल एक छोटे से कमरे में रह रही हूँ और आज मेरे पास मेरे गांव के जितना बड़ा कमरा है। पता नहीं मैं इस कमरे में और इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। क्या सोच रही हो स्वाति, ये तुम्हारा ही कमरा है और अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें पता है, मैं पहली नजर में ही तुम्हें प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने माँ से जिद करके हमारी शादी करवाई। आपको पता है, जब मैं पहली बार आपके ऑफिस आई थी तब मुझे भी पहली नजर में आप पसंद आ गए थे, लेकिन हम लोग बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखा। स्वाति और रोहन दोनों आपस में अपनी सुहागरात वाले दिन प्यार भरी बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मल्होत्रा हाउस में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर स्वाति और रोहन की आंखें खुल जाती हैं। दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं कि हॉल की रेलिंग के नीचे देखते हैं। दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और हॉल की रेलिंग से नीचे देखते हैं तो रोहन को पता चलता है कि उसकी दादी कावेरी जी घर आ गई हैं। क्यों रे प्रमोद, शादी की इतनी जल्दी थी कि अपनी माँ को बताया भी नहीं? कम से कम शादी वाले दिन ही फोन कर देता। मैं गांव ही तो गई थी अपनी बहन के पास, आ जाती। और तू ये बता, तूने अपने भाई को बताया कि नहीं कि तूने अपने बेटे का ब्याह कर लिया है? नहीं नहीं अम्मा, मुझे माफ कर दो, वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, और मैंने विनोद भैया को भी नहीं बताया। मैं आज ही उन्हें फोन करके बता दूंगा। वैसे भी वो विलायत में है, उन्हें समय ही नहीं मिलता शादी में आने का। लेकिन तेरा तो फर्ज था ना बताने का। अब चल बुला रोहन की बहू को। आखिरकार तूने रोहन के 25 बरस के होने से पहले उसकी शादी कर ही ली। हाँ, अगर हम शादी नहीं करते तो आप तो सारी जायदाद अपने लाडले बड़े बेटे को दे देती। उसके बाद ही 200 कमरों का आलीशान महल हमारा नहीं उनका हो जाता। रोहिणी अपने मन में ये सब सोच रही होती है कि तभी प्रमोद जी रोहन और स्वाति को आवाज लगाते हैं। रोहन और स्वाति बेटा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारी दादी आई हैं और तुम्हें बुला रही हैं। प्रमोद जी की आवाज सुनकर रोहन और स्वाति जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और तैयार होकर अपने 200 कमरों के आलीशान महल के ग्राउंड फ्लोर पर हॉल में आते हैं, जहां सोफे पर कावेरी जी बैठी हुई होती हैं और 50 नौकर उनके आसपास लगे होते हैं। स्वाति आते ही अपनी दादी सास के पैर छूती है और उसे देखकर कावेरी जी, अरे वाह रोहिणी बहू, तू तो बहुत सुंदर बहू लेकर आई है, एकदम मेरे मनपसंद की। अब तो ये पूरी जायदाद में रोहन के ही नाम करूंगी। कावेरी जी रोहन और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे रही होती है कि तभी प्रमोद जी अपने बड़े भाई विनोद को विलायत में फोन करते हैं। प्रणाम बड़े भैया, आपको खुशखबरी देनी है, हमने आपके भतीजे रोहन की शादी कर दी है। आप कब आ रहे हो उसे आशीर्वाद देने के लिए? क्या कहा? शादी कर दी? लेकिन रोहन तो अभी 25 बरस का नहीं हुआ है। तूने 25 बरस से पहले ही शादी कर दी। लगता है जायदाद अपने नाम में करवाने का ज्यादा ही जल्दी है तुझे। चल ठीक है, हम जल्दी ही आते हैं बहू को आशीर्वाद देने के लिए। प्रमोद जी की बात सुनकर विनोद जी फोन काट देते हैं और वो इस समय विलायत में अपने छोटे से फ्लैट में अपनी पत्नी, दोनों बेटे और बहू के साथ हॉल में बैठे हुए होते हैं। सुना है तुमने सरिता रोहन से शादी कर ली है? आखिरकार रोहिणी ने 25 साल की उम्र से पहले उसकी शादी करवा ही दी। अब सारी जायदाद अम्मा जी रोहन के नाम कर देंगी। हमें जल्दी से वापस भारत जाना होगा। ऐसे कैसे कर देंगे पापा जी? हम भी देखते हैं दादी जी उस आई हुई नई बहू को कैसे सारी जायदाद देती है। हाँ, आखिर हम भी तो जेठानी बने हैं, जरा अपनी देवरानी के हाथों का खाना तो खाकर आते हैं। चलिए भारत की टिकट बुक करते हैं। पूरा परिवार अपने षड्यंत्र भरे इरादों को पूरा करने के लिए उसी दिन फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। फ्लाइट में बैठकर कुछ ही देर में भारत पहुंच जाते हैं। भारत आकर वो एक टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी से प्रमोद के 200 कमरे वाले आलीशान महल में पहुंच जाते हैं। अरे विनोद, सरिता, किशन, कन्हैया, रिया और प्रिया, तुम लोग आज सुबह ही तो फोन किया था प्रमोद ने तुम्हें, और शाम तक तुम आ भी गए। मेरी तबीयत इतने दिनों से खराब थी, मैं तुमसे मिलने के लिए कह रही थी, तब तो तुम लोगों ने बहाना बना दिया कि अभी व्यस्त हो। अरे अम्मा जी, क्या बताऊं, बहुत दिनों से भारत आने का मन कर रहा था, और फिर जैसे ही प्रमोद ने बेटे की शादी की खबर सुनाई, हमसे तो रहा नहीं गया। हम जल्दी फ्लाइट बुक करके वापस इंडिया आ गए। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं, जायदाद अब हमारे नाम होने वाली है। ये बात आप लोगों को हजम कैसे होगी? अरे रोहिणी, बुलाओ अपनी बहू को। मिलाओगी नहीं क्या अपनी बहू को? उसकी ताई सास आई है। अरे अरे भाभी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अभी बुला देती हूँ। स्वाति बेटा, आओ जरा,
देखो तुम्हारी ताई सास, ताया ससुर और तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं लंदन से। रोहिणी जी अपनी बहू स्वाति को बुलाती हैं। स्वाति आकर सभी लोगों के पैर छूती है। सभी लोग बातें करने के लिए हॉल में बैठ जाते हैं। स्वाति सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती है, चाय नाश्ता करते हुए। अब तो प्रमोद तुम्हारे मजे आ जाएंगे। अम्मा जी ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगी। हाँ भैया, ये जायदाद तो वैसे भी हमारी ही थी। मैंने अपनी मेहनत से इस 2 कमरे के घर को 200 कमरों का आलीशान महल बनाया है। लेकिन वो 2 कमरों का घर भी तो पिताजी का दिया हुआ था ना, और पिताजी की जायदाद में तो सभी बच्चों का बराबर हक होता है। वैसे भी प्रमोद भैया ने अपना व्यापार गांव की जमीन बेचकर किया था। वो गांव की जमीन भी तो हम दोनों के बराबर के हिस्से की थी। तुम लोग इतने दिनों बाद आपस में मिले हो, अभी भी जायदाद की ही बातें कर रहे हो। चलो सभी लोग खाना पीना खा लो और कमरों में आराम करो। कावेरी जी की बात सुनकर सभी लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। स्वाति सभी लोगों की बातें सुनती तो है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी उसकी ननद, अरे भाभी, आप भी क्या बड़े लोगों की बातें सुनने के लिए यहाँ बैठी हो? चलो आज मैं आपको 200 कमरों का आलीशान ससुराल दिखाती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति स्वाति को अपने साथ लेकर जाती है और उसे 200 कमरों का आलीशान ससुराल दिखाती है। सबसे पहले प्रीति स्वाति को सबसे टॉप फ्लोर घुमाती है, जो दुबई थीम पर बना हुआ होता है। उस फ्लोर में बीचों बीच एक बुर्ज खलीफा की आकृति होती है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर कमरे बने होते हैं, जो बिल्कुल दुबई की तरह लगते हैं। उस फ्लोर पर दुबई का नकली चांद वाला होटल भी मौजूद होता है, जिसे देखकर प्रीति दीदी, क्या सच में ये आलीशान घर हमारा है? और ये 200 कमरों का महल का हर फ्लोर इसी तरह से बना हुआ है? अरे भाभी, आप रुकते जाओ, जरा बाकी के फ्लोर देखोगी ना तो आप हैरान रह जाओगी। प्रीति कभी लिफ्ट तो कभी एक्सलेटर से स्वाति को पूरा 200 कमरों का महल घुमा रही होती है। दुबई वाले फ्लोर से उतरकर अगला फ्लोर लंदन थीम वाला होता है। उसे देखकर, अरे वाह, यहाँ तो टावर ऑफ लंदन, बकिंघम पैलेस, ब्रिटिश म्यूजियम और लंदन जैसे विजिटिंग पैलेसेस बने हुए हैं। अरे भाभी चलो, अभी तो बहुत कुछ देखना है। प्रीति स्वाति को बाकी के फ्लोर्स दिखाती है, जिसे देखकर, अरे ये तो पेरिस का एफिल टावर है, और वो 48th फ्लोर शायद न्यूयॉर्क सिटी है ना, वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। हाँ भाभी। स्वाति अपने 200 कमरों वाला आलीशान महल के हर फ्लोर की अनोखी खासियत देखकर हैरान रह जाती है। तभी, भाभी अब मैं आपको 1 बाय 1 हमारे इस 200 कमरों के आलीशान महल के बाकी 28 फ्लोर दिखाऊंगी। आपको पता है ये 28 फ्लोर हमारे भारत के 28 राज्यों के हिसाब से बने हुए हैं। तो मतलब हमारे जितने भी राज्य हैं, हर फ्लोर पर उसी राज्य का थीम होगा? हाँ भाभी, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा राजस्थान फ्लोर है। इस फ्लोर पर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, भानगढ़ जैसे नाम के सारे कमरे मिलेंगे। पूरे फ्लोर पर राजस्थान वाली वाइब्स है। हैंडीक्राफ्ट से बना सारा सामान है और इस फ्लोर की रसोई में दाल बाटी चूरमा बनता है। अच्छा, तो मतलब हर फ्लोर पर उसी राज्य से जुड़ी रसोई भी है? हाँ भाभी, अभी तो आप बस देखती जाओ। इसके बाद प्रीति स्वाति को बाकी फ्लोर दिखाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आदि राज्यों के थीम वाले कमरे। प्रीति एक्सीलेटर पर चलती हुई एक एक फ्लोर घुमा रही होती है। तभी स्वाति की नजर अचानक 15वें फ्लोर पर पड़ती है। अरे प्रीति दीदी, इस फ्लोर पर क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे अजूबे यहाँ मौजूद हैं। हाँ भाभी, ये 7 वंडर्स फ्लोर है। इस फ्लोर पर ताजमहल, चीन की दीवार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह दुनिया के सारे अजूबे मिलेंगे। और आपको पता है इस फ्लोर पर सिर्फ 7 कमरे हैं और हर कमरा दुनिया के एक अजूबे की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब अगर हमें दुनिया घूमनी हो तो हम इस फ्लोर पर आकर पूरी दुनिया घूम लेंगे? हाँ भाभी, दरअसल दादी का घूमने को बहुत शौक है और भैया को भी, लेकिन बिजनेस और इतने बड़े घर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। दादी के पैर भी नहीं चलते, इसीलिए पापा ने घर को ऐसा डिजाइन करवाया कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े, घर में ही पूरी दुनिया घूम ले। लेकिन अगर बाहर कुछ खरीदना हो, शॉपिंग करनी हो या घर का राशन सब्जी लेनी हो, तब तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना? अरे नहीं नहीं भाभी, चलो आपको एक और फ्लोर दिखाती हूँ। प्रीति स्वाति को 10वें फ्लोर पर ले जाती है। पूरा 10वां फ्लोर एक विशाल सुपरमार्केट की तरह बना होता है। फैशन, ब्यूटी, ग्रोसरी, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सब कुछ स्वाति हर दुकान पर जाती है। हर दुकान पर महल का कोई ना कोई नौकर मौजूद होता है और घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मेकअप कराना हो, योगा, स्विमिंग या जिम करने का मन हो तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना?
अरे नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे इस घर में जिम, योगा रूम, स्टडी रूम, स्विमिंग पूल, प्लेइंग रूम, क्रिकेट स्टेडियम, मूवी हॉल, बास्केटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, सब कुछ है। वो जो 8वां फ्लोर आप देख रही हो ना, उसी पर ये सब है। चलो दिखाती हूँ। प्रीति स्वाति का हाथ पकड़कर उसे 8वें फ्लोर पर ले जाती है। स्वाति चारों तरफ देखती है। योगा रूम, जिम, विभिन्न खेलों के स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मूवी हॉल, सब कुछ मौजूद है। भाभी आपको पता है हमारे इस घर में एक म्यूजियम भी है, चलो लेकर चलती हूँ। प्रीति फिर एक्सीलेटर पर खड़ी होकर स्वाति को 18वें फ्लोर पर ले जाती है। वहां एक शानदार म्यूजियम बना होता है। पूरा फ्लोर पुश्तैनी जायदाद की तरह लगता है। स्वाति चारों तरफ देखती है, जहां पुरानी तलवारें, बड़ी बड़ी मूर्तियां, जेवर के बक्से, अलग अलग देशों के नक्शे, ढेर सारे पुराने सिक्के रखे होते हैं। ये तलवारें, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, जेवर का बक्सा, अलग अलग देशों के नक्शे, पुराने सिक्के, ये सब हमारे हैं। हाँ भाभी, ये सब हमारा ही है। पापा ने अलग अलग देशों में घूमकर ये सारी चीजें इकट्ठा की है और हमारे घर में इस म्यूजियम में रखवा दी हैं। पूरे 200 कमरे के आलीशान महल को घूमने के बाद स्वाति का दिमाग चकराने लगता है। दीदी मेरा तो सर घूमने लगा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं भाभी, मैं तो स्पा जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ स्पा करने चलो, बहुत मजा आएगा। हमारे घर के 4थे फ्लोर पर ही है। स्वाति प्रीति के साथ एक्सलेटर से 4थे फ्लोर पर आ जाती है, जहां एक विशाल स्पा होता है। स्पा में बहुत सारी सुंदर लड़कियां सेवा के लिए खड़ी होती हैं। स्पा रूम में पहुंचकर स्वाति, यहाँ तो फुल कोजी वाइब्स मिलेंगी, मतलब इस स्पा रूम में हम आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। स्वाति के ऐसा कहते ही 2 लड़कियां उसे बड़ी सी चेयर पर बैठा देती हैं। 2 लड़कियां मैनिक्योर करने लगती हैं, 2 पेडिक्योर, एक हाथ मसाज देती है, दूसरी फेशियल करती है। पूरे 2 घंटे रिलैक्स होने के बाद स्वाति हल्का महसूस करती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। एक तरफ स्वाति 200 कमरों के आलीशान ससुराल में खुश रहने लगती है, वहीं दूसरी तरफ कल वकील आने वाला है और मैंने सुना है कि माँ कल सारी जायदाद प्रमोद के बेटे रोहन के नाम कर देंगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम तुम्हारी माँ को ही रास्ते से हटा दें। लेकिन वो मेरी माँ है, जान से मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बस थोड़ी बहुत चोट आए वो चल जाएगा। आप चिंता मत करो पापा जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। दरअसल विनोद जी और उनका परिवार सारी जायदाद हड़पने और 200 कमरों के महल को अपना बनाने के लिए भारत लौटे थे। जिस रात कावेरी जी पूरी जायदाद रोहन के नाम करने वाली थी, उससे 1 रात पहले प्रिया रसोई में आती है और दादी के लिए दूध गर्म करती है। अरे प्रिया भाभी, आप ये दूध किसके लिए गर्म कर रही हो? मैं दादी जी को दूध देने जा रही हूँ। लेकिन मैंने तो दादी जी के लिए दूध पहले से ही गर्म कर लिया है। देखिए, ये रहा दादी जी का ग्लास। अच्छा ठीक है, लो स्वाति, दादी जी को दूध दे देना। प्रिया स्वाति के हाथ से ग्लास लेती है और दादी के कमरे की ओर जाते समय उसमें नींद की दवाइयां मिला देती है। कावेरी जी दूध पीकर सो जाती है और सुबह देर तक नहीं उठती। सबको चिंता होने लगती है। आज अम्मा जी कमरे से नहीं आई, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। मेरी बहू की चाल असर कर गई। अम्मा जी दुनिया से ही चल बसी। अब देखती हूँ कैसे होती है ये प्रॉपर्टी रोहन के नाम पर। प्रमोद जी को चिंता होती है। वो कावेरी जी के कमरे की ओर भागते हैं। पीछे पीछे विनोद जी और उनका परिवार भी आता है, लेकिन कावेरी जी कमरे में नहीं होती। लेकिन अम्मा कहाँ गई? रात को तो कमरे में ही सोई थी। हाँ, मैं भी दादी जी को दूध देकर आई थी, लेकिन सुबह सुबह गई कहाँ? सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी स्वाति दादी को लेकर घर के अंदर आती है। अरे स्वाति बेटा, तुम अम्मा जी को लेकर सुबह सुबह कहाँ गई थी? पापा जी, कल रात जब मैं सोने जा रही थी, दादी जी दूध पीने के बाद अचानक उल्टियां कर रही थी। मैंने देख लिया आप सब सो गए थे और डॉक्टर वाला फ्लोर भी बंद था। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं दादी जी को लेकर के डॉक्टर के पास गई थी। लेकिन क्या हुआ था अम्मा जी को? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि दादी जी के दूध में बहुत सारी नींद की दवाई मिलाई गई थी, जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया। कल उनकी जान भी जा सकती थी। स्वाति की बात सुनकर प्रमोद जी और रोहिणी जी हैरान रह जाते हैं। वहीं सरिता जी, अच्छा खासा ये बुढ़िया कल रात को ही मर जाती, लेकिन स्वाति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे तो लगता है कि स्वाति को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। मामी जी, मेरा प्लान बिल्कुल फिक्स था। अगर स्वाति बीच में ना आती तो आज सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाती। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि वकील जो आज आने वाला था, उसे मैंने 1 हफ्ते बाद बुलाया है। ये भगवान, अब इस प्रॉपर्टी के लिए 1 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा है, कम से कम 1 हफ्ते का समय और मिल गया।
अब मैं नया प्लान बनाऊंगा इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का। ठीक है अम्मा जी, अब आप प्रॉपर्टी की बात छोड़िए, अपने कमरे में आराम करिए। लाइए मैं आपको कमरे तक लेकर चलती हूँ। सरिता जी कावेरी जी को कमरे में लिटाकर बाहर आती हैं और पूरे परिवार के साथ दूसरे फ्लोर पर बने अपने हॉल वाले रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। देखा तुम लोगों ने, ये नई बहू स्वाति, इसने कैसे दादी जी की जान बचा ली। हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है हमें इसे ही रास्ते से हटा देना चाहिए। ठीक है, कल सुबह वो मंदिर जाएंगी, मैं अपने कुछ गुंडों को भेज दूंगा, इसे किडनैप करवा लूंगा और प्रमोद को ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करेंगे। सभी लोग साजिश रचकर उस दिन चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह स्वाति जैसे ही घर से मंदिर के लिए निकलती है, विनोद जी कुंडू को फोन कर देते हैं। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, वो घर से निकल गई है। जैसे वो मंदिर के पास पहुंचे उसे वहां से उठा लेना और ध्यान रहे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, केवल किडनैप करना है और मेरी बताई हुई जगह पर बांध कर रखना है। जिस समय विनोद जी फोन पर गुंडों से बात कर रहे होते हैं, प्रमोद जी विनोद जी की सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें पूरा माजरा समझते हुए देर नहीं लगती और इस समय वो पुलिस ऑफिसर्स को स्वाति की निगरानी के लिए भेज देते हैं। स्वाति की गाड़ी के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है और जैसे ही गुंडे उस पर हमला करने वाले होते हैं, पुलिस की बड़ी टीम आ पहुंचती है और गुंडों को पकड़ लेती है और स्वाति को सुरक्षित घर पर लेकर आती है। स्वाति को पुलिस के साथ आता हुआ देखकर, अरे ये सब कैसे हुआ और मेरे भेजे हुए गुंडे कहाँ हैं? क्यों भैया, चौंक गए ना? आपने तो मेरी बहू को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, प्रॉपर्टी के लिए आप इतना गिर जाएंगे? आपके गुंडों ने सब कुछ कबूल कर लिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अम्मा जी ने कल ही सारी जायदाद रोहन के नाम में कर दी है। लेकिन अम्मा जी ने तो कहा था कि वकील 1 हफ्ते बाद आएगा। दरअसल अम्मा जी को प्रिया के ऊपर शक हो गया था और अम्मा जी ने वो दूध पिया ही नहीं और स्वाति अम्मा को वकील के पास लेकर गई थी। प्रमोद जी विनोद जी को सारी बात बताते हैं। उसके बाद कावेरी जी अपने कमरे से बाहर आती हैं। विनोद, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की नीयत में शुरू से खोट था, इसलिए निकल जाओ इस घर से और लौट कर यहाँ कभी मत आना। ये सारी जायदाद अब रोहन और उसकी पत्नी की है और ये गरीब बेटी ही इस अमीर 200 कमरों वाले आलीशान ससुराल की असली बहू है। कावेरी जी विनोद जी और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल देती हैं और अब स्वाति प्रेम से अपने परिवार में रहने लगती है।